तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे एक किलर पड़ा होता है। वो भागते भागते एक एग्जिट डोर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसे किलर पकड़ लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक राइटर माइल्स को देखते हैं, जो लोगों को अपने नॉवेल की यही कहानी सुना रहा होता है। इसका एक्चुअल नेम मिस्टर ब्लेक होता है, लेकिन इसको सब माइल्स कह के बुलाते हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर होता है और इसकी बुक्स में मर्डर और मिस्ट्री की कहानियां होती हैं। कहानी सुनाने के बाद लोग इसका ऑटोग्राफ लेते हैं। इसके बाद माइल्स अपने मैनेजर को बोलता है कि उसे एक कॉलेज में पढ़ाने जाना है, जिसके लिए वो उसकी एयर फ्लाइट बुक करती है और माइल्स कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़की एशले को देखते हैं, जो एक पीएचडी स्टूडेंट है और वो अपनी थीसिस लिख रही होती है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसे प्रोफेसर डोर से मिलने जाना है। इसके बाद हम प्रोफेसर डोर और एशले की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारी क्लास में प्रोफेसर माइल्स आ रहे हैं और तुम्हें उनका असिस्टेंट बनना है। एशले भी माइल्स की नॉवेल पढ़ चुकी थी और वो भी उसके बारे में जानती थी। एशले पहले तो मना कर देती है और कहती है कि असिस्टेंट बनने का मौका उसके क्लासमेट डेविड को मिलना चाहिए, पर प्रोफेसर डोर बोलते हैं कि माइल्स बहुत ही अच्छा राइटर है और तुम उससे काफी कुछ सीख सकती हो और अपने राइटर बनने का सपना पूरा कर सकती हो। जिसके बाद एशले माइल्स का असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो ऑफिस के बाहर डेविड से मिलती है, जो खुश नहीं होता है। वो कहता है कि प्रोफेसर डोर को मुझे चूज करना चाहिए था माइल्स के असिस्टेंट के लिए। खैर एशले वहाँ से चली जाती है और वो बाहर आकर अपनी फ्रेंड जॉर्डन से मिलती है। एशले उसे माइल्स के बारे में बोलती है और वो उसे उसकी बुक भी दिखाती है। वो उसकी फोटो देख के बोलती है कि वो तो बहुत ही हैंडसम है और तुम्हें अपनी फ्यूचर प्लानिंग उसी के साथ करनी चाहिए। अब एशले क्लास में होती है, तभी वहाँ पर माइल्स आता है और वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो दोनों अपने काम को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। अब अगले दिन हम माइल्स को क्लास में देखते हैं। वहाँ पर डेविड उसको बोलता है कि उसने उसकी सारी बुक्स पढ़ी हैं और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। और वो ये भी कहता है कि जब से वो 15 साल का था तब से उसने नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दिया था और अब तक वो 7 नॉवेल लिख चुका है। खैर माइल्स उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी क्लास में सबको अपनी नॉवेल की कहानी सुनाने लगता है, जो कि मर्डर और मिस्ट्री से रिलेटेड होती है। वो क्लास में एक मजाक भी करता है कि अगर किसी को बेस्ट सेलर नॉवेल लिखनी है तो उसे पहले एक किलर बनना चाहिए और उसे उसकी तरह सोचना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद एशले को बाहर डेविड मिलता है, जो बोलता है कि वो माइल्स की बातों से काफी प्रभावित हुआ है और उसे उसकी तरह राइटर बनना है। इसके बाद हम एशले को एक बार में उसकी फ्रेंड जॉर्डन के साथ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्डन मुर्दा घर में इंटर्नशिप कर रही है। वो वहाँ पर लोगों के पोस्टमार्टम करने में डॉक्टर्स की हेल्प करती है। वो दोनों वहाँ पर माइल्स की बातें करते हैं। तभी वहाँ पर माइल्स भी आ जाता है और ये सब एक साथ ड्रिंक करते हैं और कुछ देर के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि बाहर डेविड इन सबको देख रहा होता है। खैर इसके बाद हम फिर से क्लास में माइल्स को देखते हैं, जो कि सारे स्टूडेंट्स को एक स्टोरी असाइनमेंट के तौर पर लिखने के लिए देता है। क्लास खत्म होने के बाद एशले माइल्स के रूम पर जाती है, जहाँ पर ये दोनों असाइनमेंट को लेकर डिस्कशन करते हैं। माइल्स बोलता है कि अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो आपको एक किलर की तरह सोचना होगा, वो भी अपने दिमाग में, ना कि रियल लाइफ में। ये लोग डेविड की भी बातें करते हैं कि वो एक सीरियस राइटर है। काफी सारी बातें करने के बाद एशले वहाँ से निकल जाती है। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर जाती है। उसके फोन में बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी और वो जॉर्डन को कॉल करती है। उसका रूम रास्ते में ही पड़ता था, इसीलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करती है। एशले वहाँ पर जॉर्डन की फोटोज देखती है, जिसमें उसने बहुत सारे एडवेंचर किए थे। एशले कहती है कि काश मेरे पास इतना साहस होता। अब हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि पार्टी करके वापस अपने रूम पर जा रही होती हैं। उसमें से एक लड़की, जिसका नाम केट है, वो बोलती है कि मुझे अपने रूम पर जाना है और मुझे अपना असाइनमेंट भी पूरा करना है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या वो उसे उसके रूम तक छोड़ दे, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और रास्ते में जंगल भी था। पर वो मना कर देती है और अकेले जाने का फैसला करती है। जब वो रास्ते में जा रही थी, उसको भी फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन कोई भी नहीं दिखता। जब फिर वो आगे बढ़ती है, कोई उसके सामने आता है और उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम एशले और जॉर्डन को रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि पार्क में बैठे सभी लोग मोबाइल फोन पर कुछ देख रहे होते हैं। वो भी अपना फोन निकालकर चेक करती हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि केट के लापता होने की न्यूज हर जगह फैल चुकी है और उसको गायब हुए पूरे 72 घंटे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम एशले को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो माइल्स को केट के गायब होने के बारे में बताती है। माइल्स कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम वहाँ पर डेविड को भी देखते हैं, जो कि काफी परेशान लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि डेविड वहाँ से उठ के वॉशरूम चला जाता है। वहाँ पर वो उल्टियाँ करता है। इसके बाद हमें केट को दिखाया जाता है, जो कि एक गहरे कुएं में थी और वो काफी ज्यादा परेशान और रो रही थी। वो कहती है कि मुझे कम से कम पानी पीने के लिए दे दो। दूसरी तरफ हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर माइल्स बुक राइटिंग के बारे में समझा रहा होता है। तभी वहाँ पर एशले देखती है कि डेविड क्लास में नहीं है। वो सरप्राइज होती है, क्योंकि वो कभी भी माइल्स की क्लास बंक नहीं करता था। वो अपनी फ्रेंड जॉर्डन से भी इसके बारे में बोलती है। वो ये भी बोलती है कि उसे आज डिनर के लिए माइल्स के साथ जाना है। खैर हमें फिर से केट को दिखाया जाता है, जो रो रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी ऊपर आता है और वो पानी का एक पाइप नीचे डाल
डाल देता है जिससे वो पानी पीने लगती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये पानी उसके पीने के लिए नहीं है बल्कि उस कुएं को भरने के लिए है। वो मदद के लिए चिल्लाती रहती है लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। खैर तभी हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो स्टूडेंट एंजॉय कर रहे थे। तभी वो पास में झील के पास लकड़ियों में केट की बॉडी देखते हैं जो कि मर चुकी थी। अब क्योंकि जॉर्डन पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करती थी इसीलिए उसे केट की मौत के बारे में पहले पता चल जाता है और वो एस्ले को भी इसके बारे में बोलती है। उसकी डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई थी। इसके बाद हम क्लास को देखते हैं जहाँ पर एस्ले देखती है कि डेविड आज भी क्लास नहीं आया। वहाँ पर माइल्स बोलता है कि वो केट की डेथ की वजह से इस वीकेंड क्लास बंद रखेगा। अब अगले दिन एस्ले डेविड के रूम पर जाती है। वो वहाँ पर नहीं होता लेकिन वो फिर भी अंदर चली जाती है। उसके रूम में हर जगह कुछ न कुछ नोट्स चिपके हुए थे। तभी वहाँ पर डेविड आता है। एस्ले उससे पूछती है कि वो क्लास क्यों नहीं आ रहा है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे फ्लू हो गया था। वो बोलती है कि प्रोफेसर माइल्स उसके बारे में पूछ रहे थे। डेविड बोलता है कि उसे अपनी बुक के लिए उनसे मिलने जाना है। एस्ले डेविड से केट के मर्डर के बारे में पूछती है जिस पर वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं अस्पताल में था। अब इसके बाद एस्ले वहाँ से चली जाती है लेकिन एस्ले को कहीं न कहीं डेविड पर शक जरूर था। वो इसके बारे में अपने प्रोफेसर डोर को भी बोलती है लेकिन वो बोलते हैं कि डेविड भले ही चुपचाप रहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ होती है जिन्होंने केट का पोस्टमार्टम किया था। वो बताते हैं कि केट की डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई है लेकिन जब वो मरी उसके पहले उसकी बॉडी में वाटर लेवल बहुत ही कम था। इसके बारे में वो एस्ले को भी बोलती है और वो ये भी बताती है कि केट की बॉडी जिस लेक के पास मिली है उसकी बॉडी में उस लेक का पानी नहीं था बल्कि उसको पहले किसी ने डुबाया और बाद में उसे लेक में फेंक दिया। अब अगली सुबह हम डेविड को देखते हैं जो कि अपनी बुक के लिए माइल्स से मिलने जाता है। वो अपने पेपर के कंटेंट के बारे में उससे डिस्कस करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड ने जैसे अपने असाइनमेंट में मर्डर की कहानी लिखी थी ठीक वैसे ही केट का मर्डर हुआ था। वो माइल्स को बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माइल्स भी उसको बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, ऐसे इस दुनिया में होता रहता है। इसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइल्स ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ पर जॉर्डन आती है और माइल्स उसके लिए भी ड्रिंक लाता है। माइल्स बोलता है कि हमें बाहर वॉक पर चलना चाहिए, जिसके बाद जॉर्डन बोलती है कि आप बाहर चलिए, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। और माइल्स वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद जॉर्डन उसके साथ आ जाती है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जॉर्डन को चक्कर आने लगते हैं। माइल्स ने जॉर्डन की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्डन उसी कुएं के अंदर होती है जहाँ पर केट थी। वहाँ पर माइल्स मास्क लगाकर आता है पर जॉर्डन को पता होता है कि ये माइल्स है। वो उसको मास्क हटाने के लिए बोलती है लेकिन वो ऐसा नहीं करता और पानी की पाइप उसी कुएं में डालकर चला जाता है। दूसरी तरफ एस्ले काफी परेशान होती है क्योंकि जॉर्डन उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। इसके लिए वो उसके रूम पर जाती है पर वो वहाँ भी नहीं होती। वहाँ पर जॉर्डन की पड़ोसी बोलती है कि उसने जॉर्डन को पिछले 2 दिन से नहीं देखा। अब इसके बाद एस्ले उसी बार में जाती है जहाँ पर वो जॉर्डन के साथ ड्रिंक पीती थी। वहाँ पर वो जॉर्डन के बारे में पूछती है, जिसके बाद उस बार का आदमी बोलता है कि उसने कुछ दिन पहले उसे यहाँ पर एक आदमी के साथ देखा था। तभी वो उसे माइल्स की फोटो दिखाती है जिस पर वो उसे पहचान लेता है। एस्ले वहाँ पर लगी टीवी पर न्यूज देखती है जहाँ पर बताया जाता है कि डेविड ने सुसाइड कर लिया है और उसने एक लेटर में ये भी कन्फेस किया है कि उसने ही केट को मारा था। तभी एस्ले को याद आता है कि डेविड ने उसको बोला था कि वो माइल्स से अपनी बुक के बारे में डिस्कस करने के लिए जाने वाला था। अब एस्ले समझ जाती है कि कहीं न कहीं इन सब मौत के पीछे माइल्स का हाथ जरूर है और वो वहाँ से सीधे माइल्स की घर की ओर जाती है। वो उसे वहाँ पर आवाज लगाती है पर माइल्स नहीं बोलता, वो बस उसे देखता रहता है। तभी वो चलते चलते घर के बैकयार्ड तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो कुआं था। वहाँ पर जॉर्डन डूबने वाली थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। एस्ले उसकी आवाज सुन लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। वो वही पाइप और नीचे कर देती है ताकि जॉर्डन उसको पकड़कर ऊपर आ सके। अब जॉर्डन ऊपर आने लगती है लेकिन तभी माइल्स पीछे से आता है और वहाँ पर पड़े एक औजार से एस्ले को मारता है जिससे एस्ले वहीं पर गिर जाती है। माइल्स बोलता है कि मैं किलर नहीं हूँ, मैं ये सब अपने मजे के लिए नहीं करता बल्कि ये सब मुझे करना पड़ता है अपनी बुक्स के लिए। मुझे महसूस करना पड़ता है कि अगर मैं किलर की जगह पर होता तो क्या सोचता। और जब वो ये सब बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि जॉर्डन पाइप पकड़कर ऊपर आ चुकी थी और वो एस्ले को आवाज लगाती है, जिसके बाद एस्ले माइल्स को उसी कुएं में धक्का दे देती है और वो अपनी फ्रेंड जॉर्डन को बचा लेती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि यही सेम कहानी एस्ले सबको सुना रही होती है जिसको सुनकर सब तालियां बजाते हैं। अब एस्ले भी एक बड़ी राइटर बन चुकी थी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।